तो साथियों नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आरटी यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेकर जिसमें आज हम लोग देखेंगे मुगल कालीन का। हम लोग 50 क्वेश्चन देख चुके थे, तो 51 से आगे क्वेश्चन आज फिर 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो बहुत ही मोस्ट है 2022 की दृष्टि से साथियों। तो सारे प्रश्नों को देखना पड़ेगा क्योंकि कौन सा प्रश्न कब आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता साथियों। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है साथियों। 50 को जो रिवीजन के तौर पे देखेंगे तो थोड़ा फास्ट चलेगा वीडियो। तो जो भाई बहन वीडियो को जो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हर नोटिफिकेशन उन तक पहुंच रहा है, हर वीडियो हमारा अपडेट होता रहे साथियों। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों चैनल को। तो पहला है प्रश्न, रजनामा। रजनामा किस फारसी अनुवाद है? क्या कर रहा है? रजनामा जो है किसका फारसी अनुवाद है? ये जो रजनामा है पूछ रहा है किसका फारसी अनुवाद है? रामायण का, महाभारत का, पंचतंत्र का, इनमें से कोई नहीं। तो रजनामा किसका फारसी अनुवाद है साथियों? तो ये महाभारत का फारसी अनुवाद हो जाएगा। 51 नंबर पर देखें तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका खा, महाभारत का फारसी अनुवाद है रजनामा। अगला है, रजनामा का चित्रण किसके समय में हुआ? जो रजनामा है पूछ रहा है इसका जो चित्रण कार्य हुआ तो किसके समय में हुआ पूछ रहा है? बाबर के, हुमायूं के, अकबर के या औरंगजेब? तो किसके समय में हुआ है साथियों रजनामा? तो किसके समय में? तो 52 को बताइए। तो राइट आंसर किसके समय में? तो ये हिंदू शासक जो थे अकबर ने ही सबसे ज़्यादा, जैसे वेद पुराण रामायण महाभारत ना, हिंदू ग्रंथ पर कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा चित्रकारी का कार्य जो थे कराए थे। तो अकबर, हिंदू ग्रंथ की जहाँ बात आएगी तो वहाँ अकबर हो जाएंगे, ठीक ना। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? जो पंचतंत्र है पूछ रहा है कि इसका फारसी अनुवाद क्या है? हमीर हमजा है, चंगेजनामा है, आयरदानिश है, नल या दमयंती है। तो 53 नंबर पर देखिए साथियों। तो 53 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो वीडियो हमारा जो आपको 2 मिलता है, एक सुबह मिलता है एक शाम को मिलता है। तो थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम होने के कारण साथियों वीडियो अपलोड होने में बहुत ही दिक्कत हो रहा है। 6-6 7-7 घंटा वीडियो अपलोड लेने में समय लग जा रहा है। तो अभी तक नेटवर्क सही नहीं हो पाया साथियों, तो इसलिए थोड़ा आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। लेकिन वीडियो हम हर प्रकार से कोशिश करते हैं देने के लिए, चाहे जब वो अपलोड हो जाए। तो हम तो अपने समय निश्चित समय निर्धारित समय पे ही वीडियो अपलोड करते हैं साथियों, लेकिन क्या करें, बस दुर्भाग्य है कि नहीं हो पा रहा है। तो 53 नंबर पर देखे हैं। तो 53 नंबर का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा तो ये क्या है? आयर दानिश। क्या है साथियों? तो आयर दानिश। पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद है वो क्या है? आयर दानिश है। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? हुमायूं का जो दरबारी चित्रकार था ये कहाँ का रहने वाला था? तो अफगानिस्तान, काबुल, ईरान या भारत? तो हुमायूं का जो दरबारी चित्रकार था साथियों तो कहाँ का रहने वाला था ये? 54 नंबर पे देखेंगे तो कहाँ का था ये? ईरान का था ना। जब हुमायूं ईरान गया था तो ईरान से वापस आते समय 2 वहाँ से चित्रकारों को लेके भारत आया था ना। क्या क्या नाम था उसका साथियों? अब्दुल समद सिराजी और क्या था? मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी। तो ये 2 चित्रकार थे जो ईरान से वो हुमायूं जब वो लौट रहा था भारत तो इन 2 चित्रकारों को लेकर साथ आया था। अगला है, किस शासक ने कबूतर के पंख कटवाकर चित्रकारी की? ने चित्रकारों से चित्र बनवाए। तो कौन सा शासक था जिसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसके चित्र बनवाए? तो अकबर, हुमायूं, जहांगीर या औरंगजेब? तो 55 नंबर पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 55 का जो राइट आंसर होगा, ऐसा कारनामा करने वाला जो शासक थे, सम्राट थे, वो कौन थे? हुमायूं थे। हुमायूं जो थे ये शिकार दृश्य के लिए जा रहे थे साथियों, अपने सेना के साथ जा रहे थे, तो तभी इनके खेमे में एक सफ़ेद रंग का कबूतर आके गिरता है और उसका क्या करते हैं? पंख को कटवा कर चित्रकारी करवाते हैं और बाद में उस कबूतर को छोड़ देते हैं। तो ऐसा कार्य करने वाले कौन थे? हुमायूं थे। स्याह कलम की शुरुआत किस शासक के समय में हुई थी? स्याह कलम जो था किस शासक के समय में स्टार्ट हुआ? स्याह कलम की बात कर रहा है बाबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। तो स्याह कलम का जो संबंध है इन चारों में से किस शासक से साथ में? जो मुगल काल का शासक है तो कौन सा शासक है जिसके समय स्याह कलम का चित्रकारी हुआ? तो स्याह मीन्स स्याह। तो आप इस तरह से अर्थ लगाएंगे स्याह, तो ये आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो स्याह कलम की जो शुरुआत की थी या जो चित्रकारी करवाए थे इस पर काम, तो वो कौन थे? आपके शाहजहां शासक थे।
अगला है स्याह कलम में चित्रकारी की जाती है। तो कार्य जो स्याह कलम है इसमें कैसे चित्रकारी की जाती है। तो काले रंग से चित्र को बनाया जाता है, या काली तूलिका से चित्र बनाया जाता है, या चित्र को काली पट्टिका से सीमांकित किया जाता है, या काले कागज पर चित्र बनाया जाता है। तो स्याह कलम से चित्रकारी कैसे की जाती है साथियों। तो ये जो होता है साथियों क्या होता है, तो काले रंग से जो चित्र बनाया जाता है उसी को ही स्याह कलम कहा जाता है। तो काले रंग से जो चित्रकारी की जाती है, तो इस शाहजहाँ ने इस कार्य को, इस विधि को स्टार्ट करवाया था, शुरुआत कराया था, तो काले रंग से चित्र बनाना ही स्याह कलम है। अगला है शाहजहाँ के समय लघु चित्रों में अधिक चित्रित है युद्ध का दृश्य ना। शाहजहाँ के समय में पूछ रहा है कि जो लघु चित्र बनाए गए तो उनमें सबसे अधिक क्या दर्शाया गया है। युद्ध दृश्य है, शिकार दृश्य है, रंगमहल है, या धार्मिक विषय। तो शाहजहाँ के समय में चित्रों में सबसे अधिक क्या चित्रित किया गया पूछ रहा है। तो 58 नंबर देखें तो शाहजहाँ के समय में जो सबसे ज़्यादा चित्रित का विषय था तो क्या था, रंगमहल था। क्योंकि शाहजहाँ जो था ये स्थापत्यकार था। तो शाहजहाँ के समय में सबसे ज़्यादा इमारतें बनी हैं। क्या बनी साथी, चित्रकारी पर तो थोड़ा कम ध्यान दिया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया गया था वो स्थापत्य पर ध्यान दिया गया था। महल न मस्जिद इमारत जो बनते थे, तो इसलिए यहाँ पर रंगमहल से समेत चित्रकारी किया गया था। अगला है किस मुगल बादशाह के शासन में कला पर पश्चात प्रभाव दिखाई देता है न। तो कौन सा वो मुगल बादशाह है जिसके शासन कला पर पश्चात प्रभाव यानी कि विदेशी प्रभाव का झलक दिखाई देता है। तो कौन सा शासक था, शाहजहाँ था, अकबर था, औरंगजेब था, या जहांगीर था। तो 59 नंबर देखिए तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे न, शासन में कला पर पश्चात प्रभाव दिखाई देता है। तो किसके समय में दिखाई देने लगा था, तो अकबर के समय में ही चित्रकला पे जो है पश्चात प्रभाव का असर दिखाई देने लगता है। तो अकबर के समय में ही थोड़ा थोड़ा ये स्टार्ट हो गया था, जो कि जहांगीर के समय में ज़्यादा हो गया था। ठीक है ना। तो अकबर के समय से ही स्टार्ट हुआ था। मंसूर द्वारा निर्मित मोरनी न, मंसूर कौन था, ये मुगल कालीन जहांगीर के समय का अच्छा चित्रकार था, जो न पक्षी पुष्प और पशुओं को देखा जाए तो भी ये चित्र करता था। नील गाय इसी के द्वारा बनाया हुआ चित्र है। तो पशु पक्षी पुष्प के लिए क्या था, फेमस था। तो मोरनी जो चित्र है इसी के द्वारा बनाया गया था। तो किस संग्रहालय में है, तो न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, लंदन में, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से संग्रहालय में है न मंसूर द्वारा बनाया हुआ चित्र, मोरनी। तो कहाँ है साथियों, 60 नंबर पे जो राइट आंसर होगा ये पेरिस में है। किस संग्रहालय में है, तो पेरिस संग्रहालय में मंसूर द्वारा बनाया मोरनी चित्र है। अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ था। अकबर जो है इसका आर्ट स्टूडियो पूछ रहा है कहाँ है, दिल्ली में है, फतेहपुर सीकरी में है, आगरा में है, या लाहौर में है। तो अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ था साथियों, तो अकबर का जो आर्ट स्टूडियो है यहाँ पे वो फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। किस मुगल शासक के समय में चौड़े हाशिए बनने लगे। कौन सा मुगल शासक था जिसके समय में चौड़े हाशिए चित्रकारियों में देखने को मिलते हैं, उसके समय में चौड़े हाशिए बने। तो औरंगजेब के समय में, बाबर के समय में, हुमायूं के समय में, या शाहजहाँ के समय में। तो चौड़े हाशिए किसके समय में बने साथियों, तो चौड़े हाशिए का जो प्रयोग किया गया था साथियों, तो ये शाहजहाँ के समय में ही किया गया था। अगला है मुगल शैली के रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है। जो मुगल शैली के रंग है, रंग की बात कर रहा है, उनको कितने वर्ग में बांटा गया है, रखा गया है, 2, 6, 12, 3। तो मुगल शैली के चित्रों को मुगल शैली के जो रंग थे उनको कितने वर्गों में बांटा गया, तो 3 प्रकार के वर्गों में इन्हें बांटा गया था साथियों, जिसमें खनिज रंग हो जाएगा, रासायनिक रंग हो जाएगा, ये सब 3 प्रकार के रंग आते हैं। अगला है वकायत बाबरी के अकबर कालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकार का उल्लेख है। वकायत बाबरी में कह रहा है कि अकबर के समय की रचना थी वकायत बाबरी, तो कह रहा है कि हिंदू चित्रकारों की का उल्लेख हुआ है। तो प्रति में कितने हिंदू चित्रकारों का उल्लेख हुआ है, 7, 19, 23 या 3। तो वकायत बाबरी में ये अकबर का समय का था ग्रंथ, इसमें हिंदू चित्रकारों की कितनी संख्या थी, प्रश्न पूछेगा सीधे से यही मतलब है। तो क्या कर रहा है, 19, कितने हो जाएंगे, 19 चित्रकार थे हिंदू। अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है,
अकबरनामा में जो इसमें से सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ चित्र की बात कर रहा है कि कौन सा है? सभी चित्र है, सामाजिक चित्र है, सलीम के जन्म का चित्र है या भारतीय कथाओं के चित्र है? तो अकबरनामा में जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है साथियों, इन चारों में से जो आपका बेस्ट ऑफ सटीक आंसर होगा साथियों, वो क्या हो जाएगा? सलीम के जन्म का चित्र। अगला है आपका, निम्न में से कहाँ पर बाबरनामा की एक प्रत सुरक्षित है? इनमें से वह कौन सा जगह है साथियों जहाँ पे बाबरनामा का एक प्रति चित्र सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में। तो 66 का देखिए तो 66 का जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में न बाबरनामा की एक प्रत सुरक्षित है। कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपकार दोनों था? इनमें से कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपकार दोनों है? दोनों की बात कर रहा है न, चित्रकार है और क्या है? सुलिपकार है, यानी कि दोनों है। तो मीर सैयद अली हैं, बिहजाद हैं, अब्दुल समद हैं या बसावन है? चित्रकार और सुलिपकार दोनों है, तो इसमें से कौन हो जाएगा साथ में? 67 पे देखेंगे तो यहाँ पे जो दोनों कारनामों में जो कार्य करने में जो प्रसिद्ध था, उसे महारत हासिल थी साथियों, तो हो जाएगा आपका अब्दुल समद सिराजी। अगला है, अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? अकबर की जो चित्रशाला है साथियों, इसमें कुल कितने गुजराती चित्रकार की बात करें, कितने गुजराती चित्रकार थे? 5, 6, 8, 10। तो गुजराती चित्रकार कितने थे साथियों? तो गुजराती चित्रकार इसमें चारों में से जो आपके आंसर बनेगा, जो सबसे अच्छा आंसर है आपका, वो हो जाएगा 6 चित्रकार। अगला है, अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था? न क्या कह रहा है, अकबर का जो चित्रशाला है न, उसका प्रधान चित्रकार कौन है? तो अकबर का जो चित्रशाला था, आप लोग सुने कहाँ था? वो फतेहपुर सीकरी में था। तो उसका प्रधान चित्रकार कौन था? तो बसावन है, मिस्किन है, दसवंत है या मीर सैयद अली है? तो कौन हो जाएगा साथियों? अकबर के चित्रशाला का जो प्रधान चित्रकार है, इनमें से जो सबसे बेस्ट आंसर होगा आपका, सटीक होगा, वो है मीर सैयद अली। कौन है साथियों? तो मीर सैयद अली थे जो अकबर के चित्रशाला के सबसे बेस्ट कलाकार। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों की पुस्तक का चित्रण कराया। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों पर जो पुस्तक होती है उस पर चित्रण कार्य किसने कराया? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, औरंगजेब ने। तो 70 नंबर पर देखिए तो कह रहा है कि जो मुगल चित्रकला में जो हिंदू विषय हैं, किस पे विषय कह रहा है? हिंदू विषयों की जो पुस्तकें हैं उन पर चित्रण कार्य सबसे ज़्यादा किसने कराया? तो किसने कराया था? तो अकबर जो था ऐसे सुलह कुल नीति से संबंधित था साथियों, दीन इलाही धर्म भी चलाया था। तो ये सब मतलब हिंदू मुस्लिम हर धर्मों को लेकर है ना अपने साथ लेके चलता था, तभी 49 वर्ष तक लगभग सबसे ज़्यादा मुगल काल में शासन इसने किया था साथियों न। और हिंदू राजघरानों की स्त्रियों से भी इसने शादी किया था। तो वैवाहिक संबंध, इसलिए यही कलाकार, यही शासक है जो हिंदू पुस्तकों को चित्रित करवाया था। विष्णु का हायग्रीव न क्या कर रहा है? विष्णु का हायग्रीव रूप में स्वागत करते हुए शिव कागज पर टेम्परा माध्यम से किस मुगल शासक के काल में का है चित्र? विष्णु का हायग्रीव कह रहा है रूप में स्वागत करते हुए शिव यानी शंकर भगवान कागज पर टेम्परा में चित्र बनाया गया, किस मुगल शासक के काल का है? बाबर के समय का है, हुमायूं का है, जहांगीर का है या अकबर के समय का है? किसके समय का है साथियों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये अकबर। जहाँ शिव आ गया, शिव यानी शंकर न, तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है। और यहाँ पर देखिए विष्णु आया, क्या है? विष्णु आया, तो ये भी हिंदू धर्म से है संबंधित। तो हिंदू धर्म को मानने वाला शासक कौन था इसमें? तो अकबर था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। अगला है, यवन सुंदरियों का चित्रण किसके समय में हुआ? यवन सुंदरी जो था इसका चित्रण पूछ रहा है किसके समय में हुआ? शाहजहां के समय में, बाबर के समय में, अकबर के समय में और औरंगजेब के समय में। तो 72 का देखिए तो 72 का यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? यवन सुंदरी। क्या है साथियों? ये यवन सुंदरी है और एक क्या है? भारतीय सुंदरी। क्या है? भारतीय सुंदरी है। ठीक, भारतीय सुंदरी है। तो दोनों को अलग अलग
द्वारा बनाया गया था। तो जो यहाँ पे यवन सुंदरी है, सबसे पहले इसका हम आंसर देखते हैं। तो यवन सुंदरी जो चित्र इन चारों में से बनाया गया तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया है? शाहजहां के द्वारा बनाया। और जो भारतीय सुंदरी का चित्र है ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है? जहांगीर के द्वारा। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हमजानामा का चित्रण किसके समय में हुआ ना? तो हुआ यानी पूर्ण हुआ, बन के तैयार हो गया। तो कौन सा हमजानामा का चित्रण किसके समय में हुआ? हुमायूं के समय में, अकबर के समय में, शाहजहां के समय में या औरंगजेब के समय में? तो हुमायूं नामा का जो चित्रण हुआ किसके समय में हुआ साथियों? तो 73 का हम लोग देखेंगे तो इसमें जो चारों में से जो बेस्ट आंसर आपका है वो अकबर के समय में हुआ। हमजानामा का जो चित्रण हुआ किसके समय में हुआ? अकबर के समय में। ये जो बनना इसका स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था, शुरुआत हुआ था, तो किसके समय में हुआ था? तो हुमायूं के समय में हुआ था। लेकिन ये जाके पूर्ण किसके समय में होता है हमजानामा? तो अकबर के समय में पूर्ण होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे कह रहा है कि हमजानामा का चित्रण किसके समय में हुआ, यानी कि हो गया, बन गया, रेडी हो गया, तैयार हो गया, तो अकबर के समय में हुआ। स्टार्ट हुमायूं के समय में हुआ था। रेडी। अगला देखें, राइट देखते हैं अगला। अमीर हमजा प्रत के 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित हैं? जो अमीर हमजा है इसका 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित है? जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, साउथ कैंगस्टन संग्रहालय लंदन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो 74 में देखिए, तो 74 का जो अमीर हमजा का 61 पृष्ठ है वो कहाँ पे सुरक्षित है साथियों? तो देखा जाए तो यहाँ पे 74 नंबर में जो राइट आंसर होगा, ये जो ऑप्शन दिए इसमें से किसी में नहीं है। ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए इनमें से किसी में भी नहीं है। अगला है, मुगल काल में मुंशी को कहा जाता है। मुगल काल में जो मुंशी है इसे क्या कहा जाता है? दरोगा, काजबीन, निरीक्षक या इनमें से कोई नहीं। तो मुगल काल में मुंशी को क्या कहा जाता था? मुगल काल में मुंशी को काजबीन कहा जाता था। अगला है, मुगल लघु चित्रकला का उद्भव कब माना जाता है? जो मुगल लघु चित्रकला है इसका उद्भव, विकास कब हुआ? 2वीं सदी में, 16वीं सदी में, 10वीं सदी में, 13वीं शताब्दी में। तो 76 नंबर में देखें तो इसका जो विकास हुआ था, कब हुआ था उद्भव? तो ये हुआ था आपका 16वीं सदी में। अगला है, मुगल चित्र दारा सिको। मुगल का चित्र जो था दारा सिको की बारात है। दारा सिको की बारात का चित्रण पूछ रहा है कि किसने किया है? सैयद हैदर अली, बसावन, मनोहर या हाजी मदानी। तो मुगल चित्र दारा सिको का जो बारात का के चित्रण है इसको किसने बनाया था, तैयार किया था यह चित्र साथियों? तो कौन हो जाएंगे? हाजी मदनी हो जाएंगे। हाजी मदनी जो थे दारा सिको की बारात का चित्रण किए थे। मुगल लघु चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण का चित्रण किसने किया? मुगल लघु चित्र गोवर्धनधारी का चित्रण किसने किया है? मिस्किन, मनोहर, दसवन या बसंत। तो गोवर्धनधारी की बात करें, गोवर्धनधारी कृष्ण अर्थात भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत जो कानी उंगली पर उठाए हुए, इस चित्र को किसने बनाया था? तो 78 का देखें तो 78 का जो राइट यहाँ पे हो जाएगा आंसर कौन जाएगा? मिस्किन था ना। ये मिस्किन जैसे साथियों जो भारतीय हिंदू था और हिंदू धर्म से संबंधित चित्रकारी करता, तो गोवर्धनधारी चित्र को बनाने वाला मिस्किन था मुगल काल में। ताजमहल का अभिकल्प नमूना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है साथियों, अब कौन सा आ जाए, कोई कुछ कहा नहीं जाता है, तो सब इंपॉर्टेंट मान के ही चलना है। तो ताजमहल का अभिकल्प नमूना किस पर आधारित? बीबी के मकबरे पर, हुमायूं के मकबरे पर, शेरशाह के मकबरे पर या अकबर के मकबरा पर ना। तो ताजमहल का जो अभिकल्प नमूना यानी कि जो ताजमहल बना है तो किसके डिजाइन को देखकर बनाया गया, तो किसकी नकल है पूछ रहा है ना। तो यहाँ किसका नकल हो जाएगा साथियों? जो ताजमहल है किसके नकल को देखकर बनाया गया? जो हुमायूं का मकबरा है, क्या करा है? जो हुमायूं का मकबरा है इसी को नकल करके ताजमहल को बनाया गया है साथियों। ये मेन इसी का नकल है ताजमहल, किसका? हुमायूं के मकबरे का। अब देखिए, एक बीबी का मकबरा आता है, तो बीबी का मकबरा किसका नकल है? तो बीबी का जो मकबरे के नकल को देखकर बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनाया था ना। ताजमहल जैसे बना है तो इसे हूबहू डिजाइन कराने की कोशिश किसने किया था? औरंगजेब ने बीबी के मकबरे को। लेकिन यहाँ बात आया है कि न ताजमहल की, तो ताजमहल किसका नकल है? तो ताजमहल किसका नकल है? तो ये हुमायूं के मकबरे का नकल। तो राइट आंसर आपका खा हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? तो उम्मीद है कि जो प्रश्न है आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे, साथियों जो कंटेंट है वो भी आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे साथियों। तो अगला है आपका, निम्न में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? इनमें से कह रहा है कि कौन सा सचित्र ग्रंथ है जो मुगल शैली का है? रजनामा है, गुलिस्तान सादिर है, दास्तान अमीर हमजा है, शाहनामा है, फिरदौसी है। तो 80 नंबर पर देखते हैं, तो 80 नंबर का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दास्तान अमीर हमजा है। क्या है? दास्तान अमीर हमजा है ना। नहीं, दास्तान अमीर हमजा में कहानियाँ थी साथियों, तो इसे बहुत रुचि था सुनने का किसको, अकबर साहब को, तो इसलिए इसका ज़्यादा चित्रण अकबर भी करवाए थे, तो बहुत सुनने की कहानी के वो आदि थे। तारीख़ तैमूरिया, तैमूरिया किस संग्रहालय में है? पटना संग्रहालय, नई दिल्ली संग्रहालय, जयपुर संग्रहालय, बनारस संग्रहालय। तो तारीख़ तैमूरिया किस संग्रहालय में है? तो ये पटना संग्रहालय में है। अगला है, किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी? न किस मुगल शासक के कारण शासनकाल में रामचरित मानस की रचना हुई? हुमायूं के समय, जहांगीर के समय, शाहजहां के समय या अकबर के समय? कौन सा मुगल शासक था जिसके समय में हिंदू धर्म से संबंधित रामचरित मानस की रचना की, जिसका रचनाकार कौन थे? तुलसीदास जी थे। तो कौन सा मुगल शासक था? तो अकबर थे। अकबर के समय में रामचरित मानस की रचना हुई थी ना। अकबर जो थे ये तुलसीदास के क्या थे? ये समकालीन थे। तुलसीदास के क्या थे? समकालीन, उनके समय के थे। तो राइट आंसर अकबर। मुगल कला का पैतृक गृह कौन सा है? मुगल कला का जो पैतृक निवास गृह है कौन सा? ईरान है, इराक, भारत है, इनमें से कोई नहीं। तो मुगल काल का जो पैतृक गृह है, पैतृक घर है, जो क्या है? ईरान है। मुगल चित्रकला की कला भारतीय लघु चित्रकला की क्या साबित होती है? मुगल जो चित्रकला है ना, ये भारतीय चित्रकला की क्या साबित हुई? रीढ़ की हड्डी, आत्मा, शरीर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या साबित होती है? तो रीढ़ की हड्डी होती है साबित। मुगल चित्रकला जो है भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ की हड्डी साबित होती है। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग था, जो मुगल चित्रकला इसका स्वर्ण युग था किसके समय? अकबर के समय, शाहजहां के समय, हुमायूं के समय या जहांगीर के समय? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न साथ में खूब बनता है प्रश्न एग्जाम में। मुगल चित्रकला का जो स्वर्ण युग का समय था तो किसके समय? चित्रकला की बात करें, यहाँ ध्यान देना है, चित्रकला। तो चित्रकला किसके समय सबसे बेस्ट थी न, जो स्वर्ण युग काल कहलाई? तो जहांगीर के समय में चित्रकला जो है सबसे बेस्ट थी, सबसे अच्छी थी। तो चित्रकला के हैसियत से देखा जाए तो जहांगीर का काल स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। स्थापत्य इमारत की तरह से देखा जाए तो शाहजहां का समय हो जाएगा, और साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो किसका हो जाएगा? अकबर का हो जाएगा ना। ठीक, आगे चलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ घा है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। घा क्या है? घा है यहाँ पे राइट आंसर। अगला है, बीजापुर गोलकुंडा चित्र शैली इसके एक अंग के रूप में जानी जाती है। बीजापुर गोलकुंडा जो है चित्र शैली एक अंग के रूप में जानी जाती है। किसके? मुगल शैली के, राजस्थानी शैली के, पहाड़ी शैली या दक्षिणी शैली? तो बीजापुर और गोलकुंडा ये दोनों क्षेत्र कहाँ पड़ेंगे? दक्षिण पे। कहाँ पड़ेंगे? दक्षिण में। तो किसके अंग हो जाएंगे? तो दक्कनी यानी दक्षिण शैली का अंग हो जाएंगे। अगला है, दक्कनी लघु चित्र शैली ये 4 उपशैलियाँ हैं, तो 4 उपशैलियों को हमें ढूंढना है। तो कौन सी दक्षिण शैली की 4 उपशैलियाँ हैं? तो इन 4 उपशैलियों को देखना है, उनको सटीक क्रम से लगाना है। तो चारों देख लीजिए, बीजापुर बेंगलोर, हुबली विजयनगर, बीजापुर अहमदनगर, गोलकुंडा हैदराबाद, हैदराबाद कामीर नगर चेन्नई, गोलकुंडा बेंगलोर मुंबई कालीघाट। तो यहाँ पे क्या होगा? जो दक्षिण भाग से संबंधित है तो उसमें राइट आंसर आपका खा हो जाएगा। बीजापुर है, अहमदनगर है, गोलकुंडा और हैदराबाद है। तो ये राइट आंसर आपका 87 का हो जाएगा साथियों, खा वाला। अगला है, दक्कनी शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? जो दक्कनी शैली है ये किस क्षेत्र से इसका संबंध है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दक्षिण का पठार क्षेत्र, नर्मदा न कृष्णा नदियों के मध्य, केरल, तमिलनाडु, एक ऑप्शन नीचे और है महाराष्ट्र, गोवा। तो ये ऑप्शन आपका जो दक्षिणी शैली से जो संबंधित क्षेत्र है ये आपका खा हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दक्षिण का पठार क्षेत्र और कृष्ण नदियों के जो मध्य का क्षेत्र है यही आपके दक्षिण के पठार से संबंधित है दक्कनी शैली से ना। दक्कनी शैली का मतलब है दक्षिणी शैली, दक्षिण की शैली। चांद बीबी पोलो खेलते हुए किस उपशैली से संबंध है? जो चांद बीबी हैं दक्षिण शैली से इनका संबंध है। तो पूछ रहा है कि किस से संबंध है चारों में से?
कहाँ पे पोलो खेल रही थी चांद बेबी पोलो खेलते हुए चित्र कहाँ बना हुआ मिला है? अहमदनगर में, हैदराबाद में, गोलकुंडा में या बीजापुर में? तो 89 का देखिए तो कहाँ ये चित्र मिले हैं साथियों? तो 89 में अगर देखा जाए तो ये जो चित्र मिला है चांद बेबी का पोलो खेलते हुए तो गोलकुंडा से मिला हुआ है। दक्कनी लघु चित्र शैली किस समय विधि में विकसित हुई? जो दक्कनी लघु चित्र शैली है इसका विकास किस समय हुआ न? तो राइट आंसर देखिए 90 के यहाँ बारिश का संभावना बन रहा है साथियों। थोड़ा मुझे फास्ट चलना क्योंकि बाहर ही हूँ मैं। तो 90 में देखिए तो दूसरी ईसा पूर्व से चौथी 16वीं से 19वीं सदी की बात है। 16वीं से 19वीं सदी ईसा पूर्व या 17वीं से 12वीं सदी ईसा तक। तो 90 में देखिए तो 90 का जो राइट आंसर होगा 16वीं से 19वीं सदी ईस्वी तक। तो ख वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक कौन था? अकबर जो थे सम्राट थे तो इनके शासनकाल में ध्रुपद गायक कौन था? बिलास खां थे, सूरदास थे, हरिदास थे या तानसेन? तो ध्रुपद गायकी के लिए फेमस कलाकार जो हैं वो कौन थे? तानसेन थे। तानसेन जो थे साथी बहुत ही अच्छे कलाकार थे, नवरत्नों में एक माने जाते हैं अकबर के साथियों। ये जो है तानसेन गायक थे, ध्रुपद निकालते थे साथियों। ये जो तमाम प्रकार के राग भी इनके द्वारा बनाया गया है। तो अगर जैसे बारिश ना हो रहा साथियों तो ये ऐसे धुन बजा देते तो उसमें बारिश हो जाता था, बारिश हो रहा तो धूप कर देते थे। ऐसे अजोग्य लीलाओं से संबंधित है तानसेन। ऐसे इनके मतलब ज्ञान इनको मिला था जो गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से। अगला है, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में प्रवीण निपुण था? तो बीड़ा, नगाड़ा, तबला या सरोद? तो अकबर जो वाद्य यंत्र बजाने में प्रवीण था, निपुण था, कुशल था, तो क्या है आपका? नगाड़ा जो नौटंकी नाच में बजाया जाता है। अगला है, चांद बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? जो चांद बीबी हैं इनका मकबरा पूछ रहा है कहाँ पर है? बीजापुर, अहमदनगर, नई दिल्ली या हैदराबाद? तो चांद बीबी का जो मकबरा है साथियों तो कहाँ है साथियों? ये आपका अहमदनगर में पड़ेगा चांद बीबी का मकबरा न। तुझके बाबरी, अगला देखिए, तुझके बाबरी में किस चित्रकार के नाम का उल्लेख मिलता है? तुझके जो बाबरी है इसमें किस चित्रकार के नाम का उल्लेख? बेहजाद का, बसावन का, मीर सैद अली का या अब्दुल समद का? तो तुझके बाबरी जो है साथियों बाबर के समय का है। तो बाबर के समय में इसमें कौन सा चित्रकार था? तो बेहजाद था, जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता है। तो राइट आंसर का हो जाएगा आपका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल शैली का व्यंग्य चित्रकार है? इसमें से कौन एक मुगल शैली का व्यंग्य चित्रकार है साथियों? दसवंत है, बसावन है, अबुल हसन है या गोवर्धन है? तो व्यंग्य चित्रकार की बात कर रहा है तो कौन हो जाएगा यहाँ पे साथियों? 95 देखिए न। तो यहाँ पे बसावन जो था ये मुगल शैली का व्यंग्य चित्रकार था। अगला, किस मुगल शासक को मुरक्का एल्बम बनवाने का शौक था? ना, तो कौन सा मुगल शासक जिसको मुरक्का एल्बम बनवाने का शौक था? तो कौन सा था वो साथियों? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां ना। तो 96 वीडियो ऐसे भी लंबा हो गया है साथियों। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला है, मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ छवि रूप चित्रकार कौन था? ना, तो 97 देखिए तो 97 के यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका? घ हो जाएगा। बिशन दास छवि चित्रकारी जो करता था उसमें श्रेष्ठता हासिल थी तो बिशन दास को ना। छवि माने रूप चित्र, व्यक्ति चित्र, पोर्ट्रेट। विलासिता के चित्र किसके समय अधिक बने? तो यहाँ पे फारूक सियार हो जाएगा। फारूक सियार के समय विलासिता के चित्र सबसे ज़्यादा बने। 15वीं सदी में ईरानी लघु चित्रकला का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाएगा साथियों? तो 99 देखिए तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा बेहजाद। किसे माना जाएगा? बेहजाद को ना। ईरानी लघु चित्रकला का जो जन्मदाता था बेहजाद था। अगला और आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन आकृतियों में प्रधानता है। जो मुगल कालीन आकृतियों में प्रधानता कैसी है? 100 चश्म, 1.5 चश्म चेहरे, 1.25 चश्म चेहरे, 1 चश्म चेहरे? तो 100 का जो राइट आंसर होगा इसमें 1 चश्म चेहरे की प्रधानता थी मुगल कालीन में। तो ये रहे साथियों आज के 2050 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि प्रश्न आप लोग अच्छे लगे। साथियों थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया तो इसके लिए क्षमा मांगता हूँ, थोड़ा डिटेल पढ़ाने लगा साथियों तो सॉरी। चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों सगे संबंधियों के पास शेयर करें ताकि वो भी इस निःशुल्क क्लास का निःशुल्क वीडियो का साथियों लाभ उठा सके, अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। हो सके इस बार न फार्म डाल दे हों लेकिन अगली बार फार्म डालें जब निकलेगा, लेकिन तैयारी तो कम से कम वो करते रहेंगे, उनके पास वीडियो भी इससे पहुँचता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए।